बच्चों, तो आज हम लेसन हिंदी का पार्ट से लेंगे। हिंदी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है गुप्त धन। ओके, तो ये पार्ट का हम आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो गुप्त धन ये जो लेसन है ये प्रेमचंद ने लिखा है। तो जिसने लिखा है उसका नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन में ये पार्ट किसने लिखा है ऐसा करके आ जाएगा आपको क्वेश्चन। ओके, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि प्रेमचंद ने लिखा है। ओके, वैसे और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे कि आपको स्टोरी में से कौन सा भी एक लाइन दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से लेसन में से और किसने लिखा था करके। ओके, तो वो भी कुछ मार्क्स के लिए आते हैं आपके पेपर में, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा ये लेसन से और इसका लेसन का लेखक प्रेमचंद है करके। तो आपको प्रेमचंद लिखना है। ओके, तो देखेंगे अभी लेसन क्या बोल रहा है। तो बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा, मतलब बाबू हरिदास करके एक आदमी है, उसका एक ईंटों का कारखाना है। पजावा मतलब कारखाना, शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री और पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंटों सिर पर उठाकर ऊपर कतार में सजाते। ठीक, तो उनका काम क्या रहता था, लोग वहाँ पर आते थे काम करने के लिए पजावे पर, और उनका काम क्या रहता था, ईंटें सर पर उठाकर वो लाइन से सजाते थे। ठीक, लाइन से बनाते थे एक। ठीक, तो वही उनका काम रहता था। ठीक, तो एक आदमी पजावे के पास पैसे लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से पैसे मिलते, इसलिए बहुत से मजदूर बूथों के बाहर काम करते। तो एक आदमी जो कैशियर बोल सकते हैं आप, जो कैशियर, उनको ईंटों के हिसाब से जितना ईंटें उठाते थे उतना उसको पैसा मिलता था। तो एक ईंटे के ऊपर उनको पैसा रहता था, तो वो ईंटों के हिसाब से उनको पैसा दे देता था। और इस वजह से क्या होता था, जितने ईंटें वो उठाएंगे उतना उनको पैसा मिल जाएगा। तो वो बूथों के बाहर, मतलब बूथे के बाहर मतलब अपने होता है उससे भी ज़्यादा काम करते थे। ठीक, तो बूथों के बाहर बोलते हैं। तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए होता है उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते थे। तो वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझे से अकड़े हुए देखना बहुत ही करुणाजनक दृश्य था। तो वो जो मेहनत करते थे बूढ़े और बच्चे, उनको देखना बहुत ही तकलीफ वाला लगता था, ऐसा बोल रहे हैं। उनको करुणाजनक मतलब बहुत तकलीफ से देखने का उनको। ओके, मतलब उनको उनकी हालत देखी नहीं जा सकती थी। ओके, तो उसको हम करुणाजनक दृश्य बोलते हैं। तो सबसे करुणा दशा एक छोटे लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता। तो एक उसमें बालक था जो हमेशा ज़्यादा मेहनत करता था, होता है उससे भी ज़्यादा मेहनत करता था बोलता है। ठीक, अपनी अवस्था मतलब छोटा है फिर भी वो बहुत मेहनत करता था, बहुत बड़े लोग करते हैं वैसा वो काम करता था। तो ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। मतलब ईंटें उठाता था और अपने काम पे लग जाता था। अविश्रांत मतलब बिना रुके के, न रेस्ट लिए के। परिश्रम मतलब बहुत ही मेहनत करना, और धैर्य मतलब पेशेंस से के, तो गुस्सा नहीं होता था, बैठता नहीं था। ओके, तो धैर्य से अपना काम करता रहता था, पेशेंस से अपना काम करता रहता था। और लड़के बनिए के दुकान से गुड़ लेकर खाते। अभी बाकी जो लड़के उसी उम्र के थे वो बीच में जब टाइम मिलता था तो वो दुकान में से गुड़ लेकर खाते थे। अभी गुड़ उस टाइम पे चॉकलेट जैसा इनको था, सस्ते में मिलता था और चॉकलेट जैसे वो खा देते थे। ओके, कोई सड़क पर आने वाले इक्को और हवाई गाड़ियों की बाहर देखता। ओके, तो बाहर देखता। तो सड़क पर जो गाड़ियाँ आती है, नहीं तो हवाई जहाज जो जाते थे,
तो उनको गिनने की नहीं तो उनको देखने का मज़ा लुटते थे बाकी के बच्चे। तो और जो बच्चे थे वो क्या करते थे देखेंगे, तो और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपने जीवा और बाहु के जोर दिखाता। तो थोड़े बच्चे थे वो अपने को इतना ताकत है कैसे एक दूसरे को चिढ़ाते थे नहीं तो दिखाते थे। ठीक, तो ऐसे बाकी के बच्चे थे वो अपना टाइम पास करते थे। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। इसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक उसके ओठों पर कभी हंसी न आती। तो ये जो मगन सिंह, इसका नाम मगन सिंह है लड़के का, तो ये मगन सिंह है, ये अपने काम में लगा रहता था, उसको बाकी कुछ पड़ा नहीं था। तो उसमें कभी लड़कपन मतलब छोटे बच्चों में एक छोटे बच्चे वाली बात रहती है, मस्ती करते हैं नहीं तो और कुछ करते हैं, तो वो भी नहीं था, चंचलता रहती है और शरारत भी नहीं करता था, कुछ मस्ती नहीं करता था, खिलाड़ीपन, कुछ खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था कि यहाँ तक उसके ओठों पर कभी हंसी भी नहीं आती, मतलब वो कभी हंसता भी नहीं था क्योंकि उसको मेहनत करके पैसा कमाना था, वही उसको नज़र आता था। तो बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती है। ठीक, तो बाबू हरिदास अभी कौन है, जो ईंटों का कारखाना जो है उसका मालिक, उसको वो हमेशा देखता था उसको और उस पर उसको दया आती थी कि वो कितना मेहनत करता है करके। तो कभी कभी पैसे वाले को इशारा करते और उसे हिसाब से भी अधिक पैसे दे दो, कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। तो वो क्या करता था, उसको दया आती थी तो वो कैशियर से इशारे से बोलता था कि बाबा इसको आज पैसे ज़्यादा दो के, क्योंकि वो मेहनत बहुत करता है करके, मतलब उसको अच्छा लगता था वो लड़का के। तो कभी खाने को भी देता था, कभी उसने समझो खाना लाया तो उसको भी रख देता था खाने के लिए के। तो एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे कि ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। तो एक दिन उसने उसको बुलाया, अपने पास बैठाया और पूछने लगे, बाबा तू कहाँ रहता है, क्या रहता है, ऐसा करके उसका समाचार पूछना, समाचार मतलब उसके बारे में पूछताछ की। ठीक, तो उसको पता चला कि गांव पास ही के गांव में से वो आता है घर के काम के लिए। ठीक, तो घर में एक वृद्ध माता के सिवा और कोई नहीं है। तो घर में सिर्फ उसकी एक माँ है जो भी बीमार रहती है। ठीक, तो वृद्ध भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त मतलब पुराने किसी बीमारी से तकलीफ में है। ग्रस्त मतलब हमेशा बीमार रहना, ग्रस्त लगी रहना। ठीक, तो घर का सारा भार इस लड़के के सिर पर था। के तो सब अभी कोई कमाने वाला नहीं था, तो ये अकेला था, तो ये कमाता था अकेला, तो इसके ऊपर सब जिम्मेदारी थी, सर सिर पर भार मतलब वो सब संभालता था। तो कोई उसे रोटी बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथ से रोटी बनाता और अपने और माँ का पेट माँ को खिलाता था। तो क्या करता था वो, उसको रोटी बनाकर भी कोई देने वाला नहीं था, तो माँ भी उसकी बेड पे सोई रहती थी। ठीक, तो वो क्या करता, जब भी वो काम से घर पे पहुंचता तो अपने हाथों से रोटी बनाता और बाद में अपना और अपनी माँ का खिलाता था। तो देखेंगे, तो किसी समय उसका घर कुल धन धन्य संपन्न था, लेकिन लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना था। तो वो पहले से गरीब नहीं था मगन सिंह के। मगन सिंह के पहले पूर्वज जो थे वो अच्छे धन धान्य संपन्न थे। धन धान्य संपन्न मतलब बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो के। तो धन धान्य के लेन देन होता था। लेन देन मतलब क्या, पैसा आता था और पैसा स्पेंड भी करते थे। लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोल सकते हो। तो लेन देन भी होता था के। और उसका किस में लेन देन होता था, उनका शक्कर का कारखाना था तो वो चलता था के। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे के। तो कुछ ज़मीन भी थी, तो उनके पास ज़मीन भी थी
किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीन अवस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटी के भी लाले पड़ गए। तो अभी भाइयों भाइयों में झगड़ा होता ही रहता है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होता ही जाता है। तो ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विद्वेष मतलब दूसरे से स्पर्धा करने के लिए, नहीं तो नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें उन्होंने अपना सारा जो कमाया था, नहीं तो उनके पास जो पूंजी थी, वो सब उन्होंने वेस्ट कर दिया। और ऐसे अभी रोटी के भी लाले पड़ गया, मतलब रोटी खाने को भी उनको कमाना पड़ता है दिन के हिसाब से। ओके, तो लड़के का नाम मगन सिंह था। ओके, तो हमने पहले ही बोला कि लड़के का नाम मगन सिंह है करके। तो हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? तो वो पूछता है कि वो तुमको गांव वाले कोई मदद नहीं करता है? नेबर तो आते हैं कुछ मदद करने के लिए। तो मगन, वाह, उनका वध चले तो मुझे मार डाले। तो वो बोलता है कि उनका समझो पता चला तो उसको मार डालेंगे। ओके, तो सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े। तो सबको ऐसा लगता है कि उसके घर में किधर न किधर धन, मतलब पुरखों का धन छुपाया हुआ है, और इसलिए वो उसको मारना चाहते हैं, ऐसा बोलते हो मगन सिंह बोलता है। तो हरिदास पूछता है बाद में, हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घर है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तो तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? तो वो बोलता है कि पुराना घर है। तो पुराने घर में क्या रहता था, पहले के ज़माने में ये नहीं रहता था, हमारा बैंक नहीं रहता था। ओके, तो डिपॉजिट करने के लिए पैसा, कुछ लॉकर विकर वैसा कुछ नहीं रहता था। तो लोग अपना सामान कैसे छुपाते थे, घर के अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते थे। ठीक, नहीं तो दीवार में चुनवा देते थे। तो कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो बाद में खुदवा के निकाल देते थे और खर्च करते थे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा उनके घर में। तो कुछ तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? तो मगन, बाबूजी नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपये होते तो अम्मा इतनी तकलीफ़ क्यों उठाती? तो वो बोलता है कि नहीं, एक भी नहीं है बोलता है कि नहीं तो उसकी ऐसा हालत कैसे होती और इतनी तकलीफ़ से क्यों रहते हम लोग, बोलता है। ओके, तो बाबू हरिदास मगन सिंह इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरी की श्रेणी से उठाकर उन्हें नौकरों में रख लिया। अभी मगन सिंह जो था वो अभी दिन के हिसाब से काम करने को आता था, तो अभी नौकरों में श्रेणी में रख दिया। मतलब उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो नौकरों की श्रेणी में रखना मतलब उसको क्या किया, अभी फिक्स नौकरी पर रख दिया। मतलब उसको दिन का हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, अभी महीने का वो फिक्स हो गया। मतलब हर दिन उसको काम मिलेगा। दिन के ऊपर जो आते हैं उनका हर दिन काम नहीं रहता है, एक दिन मिलेगा, दूसरे दिन मिल नहीं सकता है, हर दिन मिलेगा ऐसा गारंटी नहीं। पर नौकरी पर रख दिया मतलब उसका हर दिन काम पर आने का फिक्स होता है। ओके, तो ये उसको प्रमोशन जैसा मिल गया। उसे प्रसन्न हुए और मजदूरों की श्रेणी से उठाकर नौकरों में रख लिया। ओके, तो अभी देखेंगे क्या हुआ। तो उसे पैसे बांटने का काम दिया गया और पजावे के मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाए, अनाथ के भाग्य जाग उठे। ओके, तो क्या हुआ, उसको उसी टाइम उसने बोल के रख दिया, किसको, मुंशी जी को, कि बाबा इसको पढ़ना लिखना भी सिखाओ, और उसको नोट बांटने का काम दिया गया। ओके, और अभी वो दिन पे आ रहा था, उसको नौकरी भी मिल गया है, ऊपर से उसको पढ़ना लिखना भी सीखने को मिल रहा है। ओके, और नोट बांटने का भी काम मिल गया। तो वो गरीब के तो भाग खुल गए, बोलते हैं भाग खुल गए मतलब उसका नसीब चमक गया। ओके, तो नसीब में उसका खुल गया। ओके, ताकीद करना मतलब क्या, ताकीद करना मतलब बोल के रख दिया, नहीं तो उसको ये किया कि इसको समझाना। ताकीद मतलब समझा दिया कि उसको पढ़ना लिखना सिखाओ करके। तो
मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा ना होता। तो मगन सिंह तो बहुत मेहनती पहले से लड़का था और कर्तव्यशील भी था। कर्तव्यशील मतलब अपने काम जो देता था वो काम करके रहता था, चुप नहीं बैठता था। ओके। और चतुर भी था और होशियार भी था, कुछ काम देता था वो फट से कर देता था। ओके। तो उससे कभी देर नहीं होती, मतलब वो हमेशा टाइम टू टाइम करता। उसने दिया, झट से किया अपना काम और बैठ गया। ओके। बाद में उसे नागा ना होता। नागा ना होता मतलब वो कभी फेल नहीं होता था काम में। कुछ भी दिया तो वो हमेशा रेडी रहता था और सक्सेसफुली काम करता था। ओके। तो थोड़े ही दिन में बाबू हरिदास का विश्व प्राप्त कर लिया, लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। तो उसकी मेहनत रंग लाई और वो उसमें बाबू हरिदास जो था उसका विश्वास भी उसने प्राप्त कर दिया। मतलब यह भी विश्वास के प्राप्त है, इसको कुछ भी पैसा दिया ही किया तो कोई चोरेगा नहीं, चोरी करके नहीं लेके जाए, इतना वो विश्वास हो गया उस पर। और उसने लिखना पढ़ना भी सीख लिया अभी। तो अभी देखेंगे हम थोड़े क्वेश्चन आंसर और एनालिसिस करेंगे कि बाबा हमको लेसन अभी तक पता चला कि नहीं। ओके। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप पॉज कीजिए और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेरा आंसर तो पीछे आ रहा है। ओके। आप चेक कीजिए बाद में। तो एक छोटा लड़का जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता, उसका नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, और वो इतनी मेहनत क्यों करता था? ओके। तो देखो तुमको आता होगा आंसर, बोलो अपने ओन शब्दों में लिखिए। एग्जैक्ट जो लिखा है वैसा का वैसा लिखना ये ज़रूरी नहीं है। मीनिंग समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ गया, आप लिखिए। ओके। तो वो एक छोटे का सदैव जो मेहनत करता था उसका नाम मगन सिंह है। ओके। और वो इतनी मेहनत क्यों करता था? तो वो इतनी मेहनत इसलिए करता था क्योंकि वो उसके घर में वो और उसकी एक वृद्ध माता रहती थी। और वृद्ध माता भी एक पुराने किसी रोग से ग्रस्त थी और उसको रोटी बना के खिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता था क्योंकि वो अकेला आदमी था घर में जो कमा सकता था। ओके। तो इसलिए वो मेहनत करता था, कड़ी मेहनत। ओके। तो मगन सिंह बाकी बच्चों से अलग कैसा था? ओके। तो बाकी बच्चों से अलग कैसा था? ये अपना काम में लगा रहता था। इसको न लड़कपन था, न शैतानी करता था, न किसी का मजाक उड़ाता था, ना कुछ करता था। पर उसके साथी जो थे, बाकी के बच्चे थे, वो क्या करते थे? उनको जब टाइम मिलता था तो वो जाकर बनिए की दुकान से गुड़ लेकर खाते थे, नहीं तो कोई हवाई जहाज, नहीं तो गाड़ियों को गिनने में, नहीं तो देखने में लगा रहता। कोई अपने बाहों के जौहर दिखाता। तो ऐसे वो बाकी बच्चों से अलग था। ओके। वो ना शरारत करता था। ओके। तो क्या मगन सिंह का परिवार पहले से गरीब है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पहले शक्कर का कारखाना था और लेन देन भी होता था। और भाइयों के आपसी मतभेद और स्पर्धा के कारण उनका हीन अवस्था में पहुंच गए और अभी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। पहले इतना गरीब नहीं थे वो। ओके। तो पहले से गरीब नहीं थे। तो बाबू हरिदास ने मगन सिंह की कैसे सहायता की? तो उसने कैसे उसकी मदद की? ओके। तो बाबू हरिदास को उसको ज़्यादा मेहनत करता हुआ देखकर बहुत ही तकलीफ होता था। वो उस पर दया आती थी। तो उस क्या करता था? उसको कभी कभी मुंशी को बोलकर ज़्यादा पैसे दे देता, नहीं तो उसको खाने को दे देता। ओके। और उसको एक दिन जब उसने पूछा कि बाबा समाचार पूछ लिया उसका, तो उसको पता चलता कि वो पास ही के गांव से आया है और उसके घर में सिर्फ वृद्ध माता और वो है। ओके।
तब उसको उस पर दया आती है, तो वो उसको नौकरों की श्रेणी में रख देता है और उसको नोट बुनने बांटने का काम दिया जाता है। ओके, और मुंशी को भी बोला दिया जाता है कि उसको पढ़ना लिखना सिखाए। तो ऐसे उसके मगन सिंह बाबू हरिदास ने मगन सिंह की सहायता की। आगे देखेंगे अभी क्या हुआ। तो मगन सिंह 3 दिन से गैर हाजिर था। अभी हर दिन जो आने वाला, कभी भी लेट नहीं होता था, वो कभी भी बच्चा लेट हो गया तो किसी को भी उस पर ये होगा, मतलब क्या हुआ होगा, कहाँ पर गया होगा, ऐसा करके शक होगा। ओके, तो वो मगन सिंह 3 दिन तक गैर हाजिर था। तो हरिदास को चिंता हुई, तो वो चिंतित हुए कि बाबा किधर गया है और क्या बात है, क्या कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं दुर्घटना तो नहीं होगी। तो बुरे बुरे उसके मन में ख्याल आने लगे। तो बाद में क्या किया उसने, कई आदमी से पूछा कि पर कुछ पता न चला। तो बहुत लोगों से उन्होंने पूछा कि बाबा कहाँ रहता, कहाँ गया वो बच्चा, तो किसी से भी कुछ उसका पता नहीं चला क्या हुआ करके। तो चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंच गए। घर क्या था, पुराने समृद्धि का ध्वंसावेश मात्र था। मतलब चौथे दिन वो पूछते पूछते कैसे भी करके उस तक घर तक पहुंच जाता है, किसके, मगन सिंह के घर तक। तो घर देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि पुराना घर है और वो भी ध्वंसावेश। ध्वंसावेश मतलब पूरा तहस नहस हुआ हुआ, नहीं तो खंडर बोल सकते हैं, खंडहर की तरह घर दिखता है उसको, ओके उसका। तो उसकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आता है। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं, माता का क्या हाल है। तो उसके आहट सुनते ही, दरवाजे पर आहट सुनते ही मगन सिंह जल्दी जल्दी बाहर आके देखता है कौन है करके। तो वो देखता है कि बाबू हरिदास उसके दरवाजे पर है। तो वो बाबू हरिदास उसको पूछता है कि इतने दिन से क्यों आए नहीं, क्या बात हुआ है, माता तो ठीक है ना करके। तो बाद में वो क्या जवाब देता है देखेंगे। मगन सिंह अवरुद्ध कंठ से उत्तर, अम्मा आजकल बीमार है, कहती है अब न बचूंगी, कई बार आपको बुलाने के लिए मुझे कह चुकी है। तो उसके न आने का कारण क्या था, उसकी माँ बहुत बीमार थी बोल रहा है कि अवरुद्ध कंठ, अवरुद्ध कंठ मतलब धीमे स्वर से, के अवरुद्ध मतलब स्लो आवाज़ से बोलने का, के स्लो आवाज़ से बोलता है कि उसकी माँ बीमार है और कहती थी कि आपको बुलाओ करके, के फिर से आपको बुलाने के लिए बोल रही थी, बोल रहा है। तो कई बार आपको बुलाने के लिए मुझे कह चुकी है, पर संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो ज़रा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी लालसा भी पूरी हो जाएगी। तो वो बोलता है अभी आप सौभाग्य से आ गए हैं तो ज़रा जाकर देख लीजिए उसको क्या कहना है करके, वो आपको बुलाने के लिए बहुत कह चुके हैं बोले। तो मगर बाबू हरिदास अंदर जाता है। तो हरिदास भीतर गया। सारा घर भौतिक निसार का परिचय था। तो क्या हुआ, जब वो घर में जाता है तो पूरा घर टूटा फूटा घर रहता है, के निसारता का परिचय मतलब कुछ भी देखने लायक नहीं था, सब टूटा फूटा ये जैसा खंडर जैसा दिख रहा था। तो सूखी कंकड़, ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। तो सब जगह सिर्फ मिट्टी, कंकड़ मतलब पत्थर के, और ईंटों का ढेर, ईंटों का मतलब ब्रिक्स के टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए थे। तो हर तरफ वहाँ पर पड़े हुए थे बोल रहे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप, विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप मतलब विनाश मतलब कुछ की वजह से अभी कुछ वहाँ पर डिस्ट्रॉय होना, तो डिस्ट्रॉय मतलब विनाश, विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। तो केवल 2 कोठरियां गुजर के लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की तरफ इशारा किया और बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्ध एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही थी। तो क्या दिखता है कि अंदर जाके 2 ही कोठरियाँ, 2 ही रूम, कोठरियाँ मतलब रूम रहने लायक थी,
और मगन सिंह बाद में उंगली करके दिखाता है रूम की तरफ कि बाबा ये रूम में वो बूढ़ी अम्मा है। ओके, तो वो बाद में तो वो देखता है जाकर, तो पड़े देखता है तो क्या होता है, एक टूटे हुए काठ पर, ओके, सड़े हुए काठ मतलब टूटे नहीं तो ये हुआ हो कमज़ोर काठ पर पड़ी हुई करा रही है मतलब आवाज़ निकालना। कभी भी तकलीफ होते है तो हमारे मुंह से आवाज़ आती है। ओके, तो वो आवाज़ करके वो करा रही है। तो उनकी आड़ पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोले आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। तो उसके आहट सुनकर इतने उसको मिलना चाहती थी वो कि उसके आहट से उसको पता चलता है अम्मा को कि बाबा वहाँ पर वो बाबू हरिदास आ गए हैं करके। तो वो डायरेक्ट उसको बोलती है, अचानक से उसको बोल देती है कि तो बोले आप आ गए, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि आप आ गए, बड़ी दया की आपकी, के तो आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, मतलब अभिलाषा मतलब आस थी के कब मिलेंगे ऐसा करके के, तो अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही है, मतलब मेरे अनाथ मतलब ऑर्फन, किसके माँ बाप नहीं रहते हैं उसको अनाथ बोलते हैं, और नाथ मतलब उसको देखभाल करने वाला। ओके, तो गरीब लड़के के देखने वाले आप ही है ऐसा बोलते हो। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखना। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, अधीन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। तो वो बोलती है कि जैसे आपने अभी तक उसको संभाला है वैसे ही आप उसको संभालते रहना, आपकी बड़ी दया होगी बोलते हैं। ओके, और बाद में पहले का बोलने लगती है कि पहले बहुत ही अच्छे घराने से थे, पर जब दुख के दिन आए तो सब खुशियों ने उस आँख फेर ली, मतलब खुशियाँ एक साथ ही चली गई बोल रहे। तो पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ धरती माता की को सौंप दी थी, तो उसका बीचक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका पता न लग रहा था। तो अभी क्या हुआ, तो पुरखों ने इसीलिए, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले के ज़माने में ज़मीन में गाड़ के रहते थे, तो ऐसे धन उनका भी कुछ पहले का धन गाड़ के रखा हुआ था, पर उसका बीचक मतलब क्या, बीचक मतलब मैप, जो मैप रहता है उसको हम बीचक बोलते हैं। ओके, तो बीचक उसका कहाँ से, उसका रास्ता जाने का, खजाने को ढूंढने का रास्ता जो था, मैप था, वो कहाँ पर रख दिया था और वो भूल गए थे बोलते हैं। तो कितना ढूंढने से भी वो नहीं मिल रहा था बोल रहे। ओके, तो मगन के पिता ने बहुत खोजा पर पा न सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। के, तो हीन मतलब बुरी, के इतनी बुरी न होती। अगर उसके मगन सिंह के पिता को बीचक मतलब मैप मिलता तो हम वो खुदवा कर अच्छे रहते, ऐसे गरीब परिस्थिति में नहीं होते, ऐसा बोल रही हो। तो आज 3 दिन हुए मुझे वो बीचक आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से मैं छिपा कर रखी हुई हूँ। तो वो अभी उस अम्मा को मिल जाता है जो मैप है वो। के, तो 3 दिन पहले मिल जाता है बोलता है। किधर मिलता है, रद्दी कागज़ों में। रद्दी कागज़ मतलब जो न्यूज़पेपर रहते हैं, नहीं तो पुराने जो बुक्स रहते हैं उसमें छुपाया हुआ था, ऐसा बोल रही हो। तो उसको मिल गया, तो उसको वो छुपा कर रखी हुई है। तो वो बोलती है मगन सिंह बाहर है ना, मेरे सिराने जो संदूक है रखा है उसी में है वह बीचक। ठीक है, तो वो बोलते हैं मगन सिंह बाहर है ना, क्योंकि उसको पता लगना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उसके सहाराने एक संदूक रहता है। संदूक मतलब क्या, बक्से को हम संदूक बोलते हैं। तो संदूक रखा जाता है, उसी में वह बीचक होता है, वो बोलती है। ठीक है, तो उसमें सब बातें लिखी है, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिए। तो वो बोलता है वो खजाना का मैप जो है वो आप लेके जाइए, कभी भी आपको टाइम मिलता है तो खुदवा डालिए और बाद में मेरे बेटे मगन सिंह को दे दीजिए बोलते।
ओके। तो यही कहने के लिए आपको बार बार बुलाती थी, आपके सिवा मेरे किसी पर भी विश्वास न था, संसार में धर्म उठ गया किसी। तो वो बोलती है कि इसीलिए वो उसको बार बार बुलाने के लिए कह रही थी। तो आप पर ही विश्वास है बोल रहे, क्योंकि आपने उसकी मदद की है तो आप पर ही विश्वास है, नहीं तो सब अभी के जो मनुष्य है उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सब संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। और नियति पर भरोसा किया जाए, किस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओके। तो वो बाद में बिचक लेकर आ जाता है बाबू हरिदास। तो हरिदास ने बिचक का समाचार किसी से न कहा और नीयत बिगड़ गई, दूध में फाकी मक्खी पड़ गई। ओके। तो क्या हुआ कि उसने वो नक्शे का बात किसी से नहीं कहा और अपने आप ही मन में रख दिया और नीयत बिगड़ गई। अभी वो उसको अपने आप को ही रखना चाहता था खजाना के। दूध में मक्खी पड़ गई मतलब अच्छा भला आदमी था जो बुरा हो गया, इसका उसका मतलब है। दूध में मक्खी पड़ गई, एक्चुअली मक्खी नहीं पड़ी है दूध में, पर अच्छा भला आदमी था, उसमें गलतपन का विचार आने लगा कि उसका मतलब है। तो बिचक से ज्ञात हुआ कि धन उसके घर से 500 डग पश्चिम की ओर मंदिर के एक चबूतरे के नीचे है। तो बिचक से उसको मैप से पता चलता है कि 500 डग पश्चिम की ओर मंदिर का चबूतरा जो रहता है, मंदिर के सामने जो एक दिया जलाने वाला भी ऐसा ये रहता है कि उसके नीचे गाड़ा हुआ है, पता चलता है चबूतरे के नीचे रहता है। ओके। तो हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह की किसी को भी कानो कान खबर न हो, नाम पर धब्बा लगने का प्रबल आशंका थी। तो वो चुपचाप सब काम करना चाहता था, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी पता चलता तो उसका नाम खराब हो जाता। ओके। तो प्रबल आशंका मतलब मोस्ट चांसेस के होने के मोस्ट चांसेस थे। ओके। तो उसको प्रबल आकांक्षा बोलते बाद में। कितनी घोर निजता थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह भांति पाला के, उसी के साथ विश्वासघात कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। तो अगर ये किसी को पता चलता तो सब लोग उसको उंगली दिखाते और बोलते कि जिस लड़के को अच्छा भला करने की दिखाया, पर उसके मन में चोर था, उसका ही उसने घर लूट लिया, ऐसे सब उसको उंगली दिखाते हैं अगर पता चलता तो वो आत्मवेदना मतलब अंदर से अंदर खाए जा रहे थे उसको के, पीड़ा वो सहते जा रहे कि वह करो कि क्या करो ऐसा करके के। तो उसका आत्मवेदना बोलते हैं। अंत में कृतकों ने विवेक को परास्त कर दिया। तो कृतकों ने मतलब बुरे विचारों ने उसको हरा दिया और वो धन को भोगने के लिए गया, धन को निकालने के लिए गया। और मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न मैं करूँगा। क्या कोई ऐसा प्राणी है जो जीवन में कभी एक बार भी विचलित न हुआ हो? तो अभी सोचने लगता है कि बाबा मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कि कभी धर्म मतलब कभी भी रॉन्ग कुछ किया नहीं, हमेशा अच्छा ही काम किया है। ठीक। तो ऐसा कोई आदमी है जो कभी भी बुरा काम करने से चूका है? तो यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं करना। तो वो बोलता है कि ऐसा कोई समझो है जिसने कोई भी पाप नहीं किया है तो वो देवता होगा, पर मैं तो मनुष्य हूँ और मुझे देवता बनने की कोई भी आशा नहीं है, ऐसा बोलता है। ओके। तो पूरे बुरे विचारों ने उसको पूरी तरह से घेर लिया है और वो धन के आशा से ये हो गया, अभी आशा लग गई उसको। ओके। तो क्या करता हुआ, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो हरिदास मंदिर के चबूतरे पर आ बैठता और एक कुदली से उसे खोदते। ओके। तो जाता रात को जब सब लोग सोए रहते थे और जाकर
वहाँ पर खोदने लगता चबूतरा के। तो चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदने 1 महीने लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय नहीं हुई। तो बहुत ही लंबा चौड़ा ये था, चबूतरा था, तो उसको खोदने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ही टाइम लग गया, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया अभी। फिर भी आधे भी आधे भी रास्ता वो तय कर नहीं पाया। ओके, तो इन दिनों उसकी दशा उस पुरुष सी थी जो कोई मंत्र जाग रहा हो, चित्त पर चंचलता छाई रहती। ओके, तो अभी वो मंत्र जाग रहा हो, मतलब इसका क्या है, मंत्र मतलब अभी मिलेगा अभी मिलेगा, ऐसा वो बोलता ही जाता था अपने आप को, तो उसको मंत्र की तरह बोला है उसने। ओके, और चिंता मतलब दिमाग पर सिर्फ चंचलता रहती थी, मतलब कब मिलेगा ऐसा करके। ओके, तो आँखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, तो अभी उसको देखने को मिलेगा ऐसा वो सोचता था, और ऐसे उसकी आंखें भी ढूंढ रही थी कि खोदते हुए कि मिलेगा अभी ऐसा करके। तो बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो, किसी से बात न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। तो अभी उसका नेचर जो था वो सब चेंज हो गया, पहले सबसे अच्छे तरह से बात भी करता था, तो अभी वो गुमसुम रहता था, कुछ भी बात नहीं करता। गुमसुम मतलब अकेला बैठा रहना। ठीक, मानो ध्यान में है, ध्यान में मतलब कोई तपस्या कर रहे हो। किसी से बात न करते, तो बात भी नहीं करते किसी से, और कोई छेड़कर उसको बोलता भी तो यह होता था, गुस्सा होता था, जुजला पट्टे मतलब झगड़ पट्टे के। तो विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती थी, निश्चय करती कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा। तो हर दिन बोलता अपने आप को कि बाबा आज मैं वहाँ पर खोदने के लिए नहीं जाऊंगा, आज से बंद करूंगा के आज से नहीं जाऊंगा के। पर संध्या होते ही उन पर नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। तो जब रात हो जाती तो अपने आप वहाँ पर वो चला जाता के। मार खाकर भी थोड़ी देर बाद, जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद फिर टुकड़े की लालच में जा बैठता, वही दशा उसकी थी। तो कभी भी कुत्ते को भी हम मारते हैं गुस्सा होकर, तो वो घर से भागता नहीं है, अपने टाइम पर खाने के टाइम पे वो आकर वहाँ पर बैठ जाता है। वैसे उसकी हालत हो गई थी, बोल रहे वो कितना भी बोला कि नहीं जाऊँगा, पर लास्ट में वही जगह पर फिर से पहुँचता था। तो अभी फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो मगन सिंह की माँ बाबू हरिदास से क्यों मिलना चाहती थी? तो मगन सिंह की माँ बाबू हरिदास से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि वो बाबू हरिदास ने मगन सिंह की बड़ी सहायता की थी और उस पर दया की थी, उसको नौकरी को श्रेणी में उसको रख दिया था और उसको पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। तो मगन सिंह की माँ जो पुरखों का खजाना था उसका बीचक बाबू हरिदास को देना चाहती थी ताकि वो खुदवा सके और अपने बच्चे को मतलब मगन सिंह को दे दे और उनकी सहायता करेंगे। तो इस उम्मीद से वो उससे मिलना चाहती थी। तो मगन सिंह के घर की हालत कैसी थी? बोलिए। द मगन सिंह की घर की हालत ऐसी थी कि उसके घर एक टूटा फूटा मकान था और घर में कुछ भी रहने लायक नहीं था, सिर्फ 2 कमरे रहने लायक अच्छे थे। एक कमरे में बूढ़ी अम्मा सड़े हुए काठ पर करा रही थी और घर में सब क्या था, भौतिक निसार का रूप था, मतलब ईंटें पड़ी थी, बाद में कंकड़, सूखी रेती, ये सब पड़े थे और खंडहर की तरह रूम जो उसका कमरा जो था वो दिख रहा था, मकान दिख रहा था। ओके, तो बाबू हरिदास मगन सिंह को बिचक क्यों नहीं देना चाहता था?
तो जब बाबू हरिदास को पता चलता है कि मगन सिंह के पुरखों का खजाना 500 डग पश्चिम में एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है, तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो कृतकों ने उसका नीयत वशीभूत कर देता है और वो उसको भोगना चाहता है। ओके, तो उसको इसलिए वो अपने पास रखकर उसको भोगना चाहता था, इसीलिए वो उसको भिजक नहीं देना चाहता था। तो बाबू हरिदास की हालत किस पुरुष से हो गई थी? तो बाबू हरिदास जब वो तहखाना भोगना चाहता था तो उसके विवेक को कृतकों ने परस कर दिया। तो उसके पहले वो सोचकर उसके आत्म पीड़ा से आत्म पीड़ा में सहते रहे कि बाबा क्या करने का करके, पर अंत में कृतकों ने उसको हरा दिया और उसने वो जो खजाना है वो भोगने की कोशिश की। ओके, तो उसकी दशा उस पुरुष से हो गई थी जो कुत्ते को मारकर भी वो उसी जगह पे फिर से पहुंच जाता है, वैसे ही वो रात होने के बाद वहाँ पर खोदने के लिए पहुंच जाता रात में। ओके, तो ये सी उसकी हो गई थी हालत। तो अमावस्या की रात थी। ओके, आगे देखेंगे। अमावस्या की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठा काली माँ की भांति चबूतरे पर बैठा हुआ था। तो वो काली माता का जो ये रहता है, मूर्ति रहता है, वैसा वहाँ पर जाकर बैठा हुआ था। ओके, और सोचने लगा कि आज चबूतरा खुद जाएगा, ज़रा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी और चिंता नहीं। ओके, कोई चिंता नहीं, पर अभी निश्चित होगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। तो वो बोलता है कि आज कैसे भी करके खुदवा डालेंगे इसको, ज़्यादा मेहनत करूँगा पर आज कैसे भी करके पूरा खुद के ही रखूँगा, ऐसा बोलता है। तो कि उसको निश्चित मतलब श्योर हो जाए कि बाबा नीचे खजाना है कि नहीं है। तो पत्थर का तहखाना निकला आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तो पत्थर का आवाज़ आने लगा तो बोलता है कि समझ जाने का इसके नीचे तहखाना है, नहीं तो खजाना है। तो तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा। तो समझो नीचे तहखाना ही ना मिला तो क्या होगा, तो बोलता है कि उसको धोखा हो गया करके, किसी माँ ने धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया। ओके, तो कहीं सचमुच तहखाना न मिले तो बड़ी दिल्लगी होगी, मुफ्त में उल्लू बनूंगा। ओके, तो वो बोलता है कि समझ जो नहीं मिला मुझको कुछ भी, तो वो बोलता है कि वो मुफ्त में उल्लू जैसा बन जाओगा और उसमें कुछ भी उसको मेहनत उसकी पूरी बेकार हो जाएगी, बोलता है। पर कुदली खटखट बोल रही है, पत्थर की चट्टान है। तो उसको आवाज़ आने लगता है खोदते हुए कि खट खट करके। तो वो बोलता है कि पत्थर की चट्टान है। तो उन्होंने टटोल के देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान ही थी। तो उसका भ्रम जो था वो दूर हो गया और उसको श्योर हो गया कि बाबा वहाँ पर अभी खजाना ही है। ओके, तो तहखाना मिल गया। ओके, लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदले नहीं। ओके, तो उसको मालूम होगा कि वहाँ पर तहखाना है, पर वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए नहीं, कुछ भी नहीं किया। ओके, क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि सबको पता चलता था और वो चुपचाप कर रहा था सब काम। तो आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से गई नहीं। तो वो आज उसको बहुत ही पीड़ा हो रही थी, थकान जैसी। ओके, तो सिर में उसके दर्द भी थे। तो समझा कि ज़्यादा मेहनत किया इसलिए ऐसा हो रहा होगा। पर रात को उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वार में
पड़े थे, किसी दवा का फ़ायदा न हुआ। तो वो बोलता है कि रात भर ज्वार से वो, ज्वार मतलब फीवर, फीवर से, बुखार से पड़े रहे और 3 दिन तक उसका फीवर था, जो ज्वार था वो गया नहीं, बोलता है कि और किसी दवा का फ़ायदा भी नहीं हो, और कुछ भी दवाई ले रहे थे उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, बोल रहे। तो रुग्ण अवस्था में हरिदास ने बार बार भ्रम होता था कि यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं, जी में आता था मगन सिंह को बिचक दे दूं। तो ऐसा वो सोचता कि मैंने जो बुरा काम किया उसका नतीजा तो नहीं है कि, तो वो सोचता था। रुग्ण अवस्था मतलब बीमारी के दौरान ही बीमार था, तब वो सोचते थे, उसको रुग्ण अवस्था बोलते हैं, बीमार के दौरान के। हरिदास बार बार भ्रम, भ्रम मतलब फिर से सपना आता था उसको के। तो ये तृष्णा का दंड, तृष्णा मतलब कुछ भी बुरा काम करते हैं उसका दंड, दंड मतलब पनिशमेंट तो नहीं है कि मगन सिंह को बिचक दे दो। तो वो फिर से सोचता कि मगन सिंह को वो मैप है वो दे दो करके, और सॉरी बोलो, तो मैं क्षमा की याचना करूं। पर भांडा फोड़ का भय मुंह बंद कर देता, तो सब उसको उंगली दिखाएंगे, समझो ऐसा किया तो उसके वो भय से वो चुप रहता के, और क्षमा की याचना भी नहीं करता। क्षमा मतलब सॉरी बोलना। तो अभी बाबू हरिदास जो थे वो गुजर जाते हैं कि हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बिचक उनके सपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा कि, तो उसके अभी एक लड़का है, उसका नाम है प्रभुदास। तो वो मरने के बाद प्रभुदास जी को वो मैप बिचक मिल जाता है। तो मगन सिंह के पुरखों के लिखा हुआ है, इसमें मात्र भी संदेह नहीं है। तो उसको पढ़कर पता चल जाता है क्यों कि वो उसी के पुरखों का खजाना है। क्योंकि अभी देखो सबकी अलग अलग भाषा रहती है, कौन की भोजपुरी रहते है, किसी की प्योर हिंदी रहती है, किसी की और कुछ मराठी रहती है। तो उसके भाषा से, लिखावट से उसको पता चल गया कि बाबा ये उसी का होगा, क्योंकि उसकी भाषा में यही लिखते हैं लोग के। तो उसी से उसको पता चलता है, समझे। तो उसको पता चलता है कि मगन सिंह का ही पुरखों का खजाना है। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। तो वो सोचने लगता है कि बाबा पिताजी ने उसका मैप क्यों नहीं दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, और इसी की वजह से उसने वो मैप का जिक्र मगन सिंह से नहीं किया होगा। तो वे कितने नीतिपराय और कितने सत्यवादी पुरुष थे। तो नीतिपराय मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मानने वाले, और सत्यवादी हमेशा सच बोलने वाला के पुरुष मतलब आदमी थे। तो इनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हो, तो कोई भी उस पर शक भी नहीं कर सकता था कि वो बुरे आदमी है करके के। तो जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। तो क्या बोलते हैं कि अगर उन्होंने मैप को छुपा के रखा है तो उसको वो बुरा नहीं समझे, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी गिनती क्या है, बोलते हैं। तो यही कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितना सुख से जीवन व्यतीत होगा। मतलब अगर ये धन उसको मिल जाए तो वो बोलता है कि उसका जीवन बहुत ही सुखद होगा, वो अमीरों में गिना जाएगा। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है कि, तो जो रईस रहे उनको भी दिखा देगा, बोलता है कि धन का एक्चुअल अच्छा उपयोग कैसे करने का वो भी दिखा दूंगा, और बड़े बड़ों का सिर नीचे कर दूंगा, कोई आंखें न मिला सके, इरादा पक्का हो गया। तो वो बोलता है कि बड़े बड़े जो अभी है उनको भी वो नीचा दिखाएगा, बोलता है कि उनका भी सिर नीचे कर दूंगा और दिखा दूंगा, बोलता है। और ये अभी वो मन में ठान लेता है, पक्का करना मतलब ठान लेना कि मैं करूँगा ही करके। तो शाम होते ही वे घर से बाहर निकलते। ऐसा ज्ञात होता कि मानो हरिदास की आत्मा इस नए वेश में अपना काम कर रहे। तो वो बाबू हरिदास की तरह ही शाम होने के बाद घर से निकल जाता खुदने के लिए। तो ऐसा होता दिखता था कि वो ज्ञात होता था मतलब दिखता था कि
हरिदास मगन बाबू हरिदास जो मरे हैं उसकी आत्मा उसके शरीर में आकर उससे काम करवा ली, ऐसा उसको दिख रहा था बोलते हैं। तो चबूतरे का ढलान पहले ही खुद चुका था। ढलान मतलब पूरा जो ये था ऊपर जो मिट्टी भी थी पत्थर भी वो सब निकाल दिए थे, अभी सिर्फ नीचे खजाना था। ओके, तो अभी संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाने कठिन था, तो उसको एक से हटने के लिए बहुत मुश्किल था। ओके, तो वो बड़ा चट्टान जैसा तहखाना था। ओके, तो उसको हटाने के लिए बहुत कोशिश की पर वो हट ही नहीं बोलते। तो पुराने ज़माने का पक्का मसाला, इसलिए कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टान खिसकी नहीं। अभी पुराने ज़माने का पक्का मसाला मतलब क्या, कंक्रीट जो था वो उसको मसाला बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में जो ये रहते थे मिक्सिंग रहते थे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रहता था, इसलिए हमारे किले भी अभी तक साबुत है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसे ये भी पुराने ज़माने का मिक्सिंग था, कंक्रीट था, तो इसके लिए वो टूट नहीं रहा था। ओके, तो और उसके बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं हो रहा था। बाद में वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, क्या करो, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, तो वो बैठ के सोच ही रहा था कि बाबा क्या करने का, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो क्यों ना मैं बारूद से काम लूँ। तो वो बोलता है बॉम्ब लाएगा और बॉम्ब लगा के उसको फोड़ देगा। कि बारूद मतलब बॉम्ब। के वह सीधे बाजार की तरफ चले, पर वह पहुंचे तो दुकान बंद हो चुकी थी। आतिशबाजी हिला करने लगे। ओके, तो वहाँ पर गए तो अभी रात हो गया था, तो सब दुकान तो बंद हो रही थी और आतिशबाजी कर रहे थे, हिल कर ना बोल रहे थे उसको अभी नहीं मिलेगा करके। तो बारूद इस समय नहीं मिल सकता, सरकारी हुक्म नहीं है। वे अंत तक अनुनय विनय करते रहे। के तो क्या हुआ, तो शॉप वाला उसको बोलने लगा कि अभी तो बारूद नहीं मिलने वाला है, सरकारी ऑर्डर है कि बाबा इस समय बारूद नहीं दे सकते। के तो अंत में अनुनय विनय मतलब रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना कि बाबा दे दीजिए प्लीज़ करके। के तो मुद्राओं के सुरीली जानकार ने उसे वशुबद्ध कर लिया था। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़े, तो उसको उसकी सोने के लालच ने पूरा घेर लिया था। वशुबद्ध करना मतलब पूरी तरह से घेर लेना। के और वो जब उसको बारूद मिल गया तो वो खुशी के मारे चलने लगा। के पाँव नहीं पड़ रहे थे, मतलब खुशी के मारे वो जा रहे थे खुशी में। तो रात के 2 बजे थे कि प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टान के दराजों में बारूद रख पतीला लगा दिया और धूप भाग गए। के तो वो 2 बजे वहाँ पर पहुंच गया और उसने पतीले मतलब उसकी जो ये रहते आग जलाने वाले बात रहते के, तो बात को उसने जला दिया और दूर भाग गए, द बम फटेगा अभी करके। और एक क्षण में ही बड़े जोर का धमाका हुआ और चट्टान उड़ गई। तो वो चट्टान तो टूट गई एक ही धमाके से। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, प्रभात का समय था। प्रभात मतलब सुबह के मॉर्निंग को हम बोलते हैं प्रभात। तो मॉर्निंग का समय था और प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। के तो सोए थे अपने बेड पर प्रभुदास अभी। तो सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुराने मोहरे रखी हुई थी। तो बक्से में उसको 10,000 सोने की मोहरे मिल गई अभी। के तो उनकी माता सिराने बैठी पंखा झल रही थी। तो जल मतलब पहले तो ज़माने में फ़ैन भी नहीं था, तो उस टाइम पे पंखा जो हाथ का पंखा था उससे हवा देते थे। के तो प्रभुदास ज्वार के ज्वाला जल रहे थे। तो उसके पिताजी की तरह इसको भी अभी बुखार आ गया कि ज्वार से जल रहे थे। ज्वार मतलब बुखार। तो करवटें बदलते कराते हाथ पांव पटकते थे, तो उसको बहुत ही तकलीफ हो रहा था। तो करवटें बदलना मतलब पोजीशन चेंज करना सोते हुए। तो कराते थे मतलब आवाज़ निकाल के कमज़ोरी का साइन देना, और हाथ पांव पटकते थे। तो तकलीफ में थे इसलिए हाथ पांव जोर जोर से खाट पर ही पटक रहे थे, पर आंखें लोहे की संदूक की ओर ही लगी हुई थी। इसी में उसे जीव
की आशाएं बंधी थी। तो वो संदूक की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसकी जीवन की पूरी अभी आशा उस पर थी कि और वो अमीर बनेगा, ये पूरी उसका जान ही उस पर डाल दिया था उसने, संदूक पर। ठीक। तो मगन सिंह अभी पजावे का मुंशी था, इस घर में रहता था। तो मगन सिंह जो था उसको पढ़ लिख कर अभी वो मुंशी बन गया था। ओके। और अभी इसी घर में रहता था, उनके साथ ही रहता था अभी। ओके। तो आकर बोला, पजावे चलिएगा, तैयार करूँ? तो अभी वो बोलता है कि पजावा चलिएगा मतलब कारखाने चलेगा, चलेंगे क्या? और गाड़ी तैयार करूँ मतलब उस टाइम पे गाड़ी मतलब मोटर कार बाइक भी ऐसा नहीं रहता था। उस टाइम पे टांगा जो रहता था वो रहता था। तो टांगे को हर दिन फिर से तैयार करना पड़ता था, उसको खोलते थे, चारा वीरा खिलाते थे घोड़ों को, और बाद में चलने के टाइम पे फिर से उसको बगिया बगिया लगाते थे, टाइट भी बांधते थे उसको, और वो तैयार करते थे। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि गाड़ी तैयार करूँ क्या? तो उसको बोल रहा है। तो प्रभुदास, नहीं, आज न चलूँगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। तो वो बोलता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भी मत जाओ, तुम भी रुको मेरे साथ। ठीक है। तो मगन सिंह उसकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुंह पीला पड़ गया और आंखें लाल हो गई। तो उसको उसकी दया आई मगन सिंह को, और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। और इधर 10 बजते बजते इसके मुंह पीला पड़ गया और आंखें भी लाल होने लगी अभी। ठीक है। तो माता ने उनकी ओर देखा और शौक से विहुल हो गई। तो वो सैड हो गया, अभी बहुत रोने लगी हो माता उसकी। और बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। ठीक। तो अभी उसको अपने शौहर मतलब अपने जो मर्द था, बाबू हरिदास जो मर गया था, उसकी दशा फिर से उसकी आंखों में आ रहा था। कि फिर गई मतलब फिर से रिटर्न रिकैप होना। के तो रिकैप आ गया कि जान पड़ता था कि वह उसी शोक घटना का पुनरावृत्ति है, मतलब रिकैप उसको दिखा रहा है कोई कि बाबा ऐसे ही उसको भी हो रहा था, ज्वार से बाद में वो मर गए थे। तो वे देवताओं को मेहनती मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपना आत्मा अर्पण कर दिया थी। के तो वो क्या होता है, वो तो बहुत ही देवताओं से मेहनती पूजा कर रही है कि बाबा उसको ठीक हो जाए करके। पर प्रभुदास की तो आंखें वो संदूक पर ही थे, उस पर उसने जान अपनी निछावर कर दिया था, उसमें उसकी जान बची थी अभी। किसमें? संदूक में। तो डॉक्टर आकर देखा, दवाई दी और चला गया। कि तो डॉक्टर आया, मगन सिंह ने डॉक्टर को बुलाया और वो देखकर भी चला गया। पर दवा का असर उलट हुआ, प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुंह निस्तेज हो गया। कि तो दवाई दिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया और उसके मुंह भी बंद हो गया, अभी कुछ काम नहीं करने लगा। हाथ पांव भी सर्द मतलब सख्त होना, कुछ हाल चाल नहीं हो रहे थे अभी। हाँ, उसको सर्द बोलते हैं। ठीक। तो हृदय की गति मध्य पड़ गई, मतलब हार्ट बीट जो था वो भी स्लो होने लगा अभी। पर आंखें संदूक की ओर से न हट उसे संतुष्ट भाव से देख रहे थे। के तो पर वो संदूक की ओर ही देखता जा रहा था, उसकी ओर से नजरें नहीं उठा रहा था। तो घर में कोहराम मचा हुआ था। माता और पत्नी दोनों पछाड़े खा कर गिरती थी, मोहल्ले की स्त्री उन्हें संभालती। तो अभी उसकी माता और पत्नी थी, वो चक्कर आकर गिर पड़ती थी। ओके, दुख से रो पड़ते थे वो। ओके, और उसके साइड के नेबर जो थे, ओके, जब मोहल्ले वाले मतलब नेबर जो थे वो आकर उसको संभालते थे कि वह ज़्यादा ये न मत करो कि ठीक हो जाएगा ऐसा करके। तो प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था और आंखें जीवित थी। सिर्फ उसकी आंखें अभी वो खोल और बंद हो रहा था, इतना ही हो रहा था, बाकी और कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। ओके, तो वे अभी भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सार निकलती है पर आस नहीं निकलती। तो उसकी ऐसी दशा हो गई थी कि अभी वो मरने वाला है,
पर उसकी आशा नहीं जा रही थी, वो संदूक की तरफ ही देखता ही जा रहा था। तो इतने में मगन सिंह सामने आ खड़ा हो जा गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी तो मगन सिंह को देखा उसने, उसके सामने आया हुआ। तो ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर से रक्त का संचार हुआ। तो वो फिर से उसको झटका जैसा लगा और वो ठीक जैसे हो गए थोड़े के। अंगों में स्फूर्ति के चिहू दिखाई दी। इशारों से अपने मुंह के निकट बुलाया। तो उसने अपने इशारों से उसको हाथ हिलाकर बुलाया उसको, और कान में कुछ कह एक बार लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। तो वो उसको कुछ बोलने वाला ही था और संदूक की तरह देख रहा था, और उसी बोलने से पहले उसके क्या होते हैं, उसके मर जाता है और मृत्यु हो जाती है। ओके, तो प्राण निकल गए मतलब मृत्यु होना, कुछ बोल नहीं पाता है, उसके पहले ही वो मर जाता है। तो अभी लास्ट पार्ट है, तो देखेंगे लास्ट में क्वेश्चंस क्या है। तो तहखाना मिलने के बाद हरिदास खुशी से उछले कूदले क्यों नहीं। तो प्रभुदास जब मगन सिंह का तहखाना खोदते खोदते तहखाना उसको मिल जाता है तो वो खुशी से उछले कूदते नहीं, क्योंकि अगर वो आवाज़ करते तो पूरे गांव को पता चलता और बाद में उसके जो इज्जत थी, उसकी जो सत्यवादी का जो उसका नाम था वो सब पानी में जल जाते, और उसको वो बोलते कि जिस अनाथ को उन्होंने अच्छी तरह से पाला उसको ही उसने विश्वासघात कर दिया करके। ओके, तो इसी के वजह से वो उछले कुचले कुछ नहीं, वो चुपचाप अपने घर की तरफ चले गए। ओके, तो हरिदास की मृत्यु कैसी हुई। हरिदास की मृत्यु तो ज्वार, जब वो घर पर आए तो उसके कमज़ोरी सी महसूस हुई और ज्वार आने लगा, और जब उसको 3 दिन तक उसका बुखार उतरा नहीं तब उसने सोचा कि बाबा ये मेरे तृष्णा का दंड तो नहीं है कि, तो वो सोचते सोचते वो मर जाते हैं। ओके, तो प्रभुदास बीचक मिलने के बाद क्या किया। तो प्रभुदास जो उसका लड़का था बाबू हरिदास का, उसने क्या किया। तो वो सोचने लगता है कि मेरे पिताजी इतने नित्य पर्याय और सत्यवादी आदमी थे, अगर उसकी नीयत, उसने समझो एक बीचक रखा है और उसने रखने का समझो गलत काम है ऐसा नहीं सोचा, तो मेरी क्या गिनती है बोलता है। और वो विचार करने लगता है कि अगर ये सोना उसके हाथ लग गया तो उसको बड़े बड़े रईसों में गिनती हो जाएगी और वो बड़े बड़े रईसों का सिर नीचे कर देगा। ओके, तो ऐसा वो सोचता है, और बाद में वो रात को बाबू हरिदास की तरह कुदली लेकर जाता है और खजाना खोदने की कोशिश करता है, और बारूद लगाकर वो बाद में उसको तहखाना फोड़ देता है, और बाद में 10,000 के मोहरे घर पे लेकर आता है। ओके, तो प्रभुदास ने की मृत्यु कैसी हुई। प्रभुदास की मृत्यु कैसी हुई, तो जब वो बारूद लगाकर तहखाना फोड़ देता है और उसमें से 10,000 मोहरे लेकर घर आता है, तो ज्वार के मारे वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं और उसकी हालत और भी और बिगड़ती जाती है, और उसकी लास्ट में उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और वो मर जाते हैं। ओके, तो अभी इसी लेसन के थोड़े मीनिंग से ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहला मीनिंग है पजावा, ईंटों का भट्टी के, बाद में ज्वार
रसना नहीं तो जीभ, ध्वंसावेश खंडहर नहीं तो भग्रावस्था, मागे निसारता अर्थहीनता, ताखाना तो तालघर मतलब कोई खजाने का घर के, कोहराम शोरगुल, अवरुद्ध रुग रुधा हुआ के मतलब गले में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है ऐसा, ओके धीमे से बोलना, ओके दिल लगी मजाक, संगीन कठिन, पुरखा के पूर्वज, नागा काम का अनुस्पति के मतलब एब्सेंट अनुपस्थित के, मगर कहार कहर कराह कराह पीड़ा का शब्द मतलब कोई भी आवाज़ निकालना, कराना सेम है वो फिर से, मगे पीड़ित होना, मगे ख्याति पूंजी, पूंजी मतलब कोई भी स्टोर किया हुआ धन उसका, ओके तो कोठरी कमरा, बिचक घड़े धन की सूची। तो ऐसे आपको मुहावरे भी दिए गए हैं इसमें। जौहर दिखाना मतलब कुछ भी डिस्प्ले करना, उसको हम जौहर दिखाना बोलते हैं। तो हुनर दिखाना, उसका मीनिंग आपको लिखना और उसके ऊपर एक तो आपको लाइन लिखना रहता है। तो सचिन तेंदुलकर ने 40 वर्षों तक क्रिकेट में जौहर दिखाया। ठीक है, तो बूते के बाहर होना तो क्षमता से अधिक होना। ठीक है, तो कुछ काम छोटे छोटे बच्चे के बूते के बाहर होते हैं, मतलब उनके हाथ बस में नहीं रहता है करने का। तो परास्त करना मतलब किसी को हरा देना, मीनिंग उसका। तो उस पर सेंटेंस होगा, भारतीय टीम ने मैच में ऑस्ट्रिया की टीम को परास्त कर दिया। ओके, तो ये है। बाद में नाम पर धब्बा लगना, ओके तो कलंक लगना। ओके, तो कलंक लगना मतलब किसी कुछ भी बुरा करने का सबको पता चलना ऐसा। तो बेटे ने कुकर्मों के पिताजी के नाम पर धब्बा लगा दिया। ओके, तो लालच में पड़ना, अभाव होना। ओके, महंगाई के कारण गरीब मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए। ओके, ओके सो भांडाफोड़ होना। ओके, तो भेद खोलना। तो नेताजी के विश्वास पात्र साथी ने ही उनका भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। भांडा फोड़ मतलब भेद खोल गया उसका। ओके, तो भाग्य जाग उठना, अच्छे समय होना। आपसे मिलने के बाद मेरा भाग्य जाग उठे। आंखें फेरना, विमुख होना। दुर्दिन आने पर संगे संबंधित ने भी उनके आंखें फेर ली। आंखें उलट जाना, मर जाना। ओके, डॉक्टर आने से पहले ही बीमार की आंखें उलट गई। तो कानों कान खबर ना होना, किसी को खबर ना होना। मंत्री जी के गबन कि किसी को कानों कान खबर न हुई। गबन मतलब कुछ भी चोरी। ओके, तो आंखें मिलना, बराबरी करना, बराबरी मतलब मैचिंग करना। सच्चा व्यक्ति सभी के आंखें मिलाकर बातें करता है। तो नाम पर धब्बा लगना, कलंक होना। बेटे के कुकर्म, पिताजी का नाम पर धब्बा लग गया। ओके, बाद में ओके, तो भांडाफोड़ होना, भेद खोलना, रहस्य खोलना जाना। कि नेताजी ने विश्वास पत्र साथी ने ही भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर ऐसा करके मुहावरे हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम, इस पाठ के लेखक का नाम
प्रेमचंद है। यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यखंड गुप्तधन पाठ से लिया गया है। मजदूरों को मजदूरी किस हिसाब से मिलती थी? तो ईंटों के संख्या के हिसाब से मिलती थी। सबसे करुणाजनक दृश्य कौन सा था? तो वृद्ध और बालकों का ईंटों के बोझे से अकड़े देखना बहुत ही करुणाजनक दृश्य था। चबूतरे को 1 महीना खोदने पर भी आधी मंजिल क्यों तय नहीं कर हुई? तो चबूतरा लंबा चौड़ा था, इसलिए 1 महीने तक खोदने पर भी आधी मंजिल तय न हुई। इन दिनों हरिदास की स्थिति किस पुरुष से हो गई थी? तो इन दिनों हरिदास की स्थिति उस पुरुष से हो गई थी जो कोई मंत्र जाग रहा हो। तो हरिदास की निजता किस में थी? हरिदास की निजता जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात की, इसमें उसकी निजता थी। तो हरिदास के विवेक को किसने परास्त कर दिया? तो कृतकों ने परास्त कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बड़े आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं लेसन में, तो वो भी आप देखिए। बाबू हरिदास के ईंटों का पजावा की मजदूरी किस प्रकार से मिलती थी? ठीक, नहीं तो बाबू हरिदास के ईंटों के पजावे की मजदूरी अपने बूते के बाहर काम क्यों करते? तो ज़्यादा मेहनत क्यों करते? दोनों में से कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर एक ही लिखिए। तो बाबू हरिदास के पजावे में आप आसपास के देहातों के सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य मजदूरी करने आते। वे ईंटों के सिर पर उठाते और कतार में सजाते। मजदूरों को ईंटों की संख्या से हिसाब से पैसे मिलते थे, इसीलिए वे अपने बूतों के बाहर काम करते थे। वृद्ध और बालकों को कोयटों में बोझे से अकड़े देखकर बड़ी दया आती, और एक छोटा सा लड़का जो सदैव अपनी अवस्था से लड़के दुगनी ईंटें उठाता। इस प्रकार अधिक से अधिक पैसे कमाने के लालच में सभी मजदूर जी तोड़ मेहनत करते। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकेंड, हरिदास के मगन सिंह के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त हुई? नहीं तो हरिदास के मगन सिंह को सहानुभूति क्यों हो गई? तो हरिदास के पजावे में एक छोटा बालक अपनी अवस्था से लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता था। हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। पूछने पर पता चला कि वो सब नाम मगन सिंह है। घर में उसके वृद्ध रोगग्रस्त माता के सिवा और कोई नहीं है। किसी समय उनका कुल धन धान्य संपन्न था। उनका शक्कर का कारखाना चलता था, परंतु उनके भाइयों ने हड़प लिया और उनके रोटे के वे लाले पड़ गए। अब वह ईंटों के पजावे मजदूरी कर अपने और अपने माता का पेट पालता था। उस कहानी से सुनकर हरिदास की सहानुभूति हो गई। तो मगन सिंह की माँ ने हरिदास जी से क्या निवेदन किया? मगन सिंह की माँ ने किस विश्वास से साथ हरिदास जी को गुप्त धन के बारे में जानकारी दी? ठीक, तो एक बार मगन सिंह 3 दिनों तक काम पर नहीं आए। उसके घर जाने पर पता चला कि उसकी माँ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और मगन सिंह की माँ तो उन्हें की राह देख रही थी। उन्हें पहचान कर उन्हें पुरखों के गुप्त धन के बारे में सूचना देते हुए निवेदन किया कि वे उनके अनाथ बालक की रक्षा करेंगे। वे ही उसके नाथ है। माँ ने उन पर विश्वास के साथ यह प्रार्थना की कि इसे धन प्राप्त कर मगन सिंह को दे दे। वे उनके बेटे पर मेहरबानी की निगाह बना रखे। ठीक, उसके बाद तरकाना देख हरिदास जी का क्या हालत हुई? हरिदास जी की नीयत कैसे बिगड़ गई? दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो मगन सिंह के माँ ने पुरख विश्वास के साथ पुरखों के धन का बीचक हरिदास के हवाले कर दिया। उसे विश्वास था कि वह इस धन को प्राप्त कर बेटे मगन सिंह को सौंप देंगे। बीचक के सहारे उन्होंने तहखाने की खोज कर ली। धन भोगने की लालसा उनकी नीयत बिगड़ गई, और जिस अनाथ बच्चों के तरह पाला उसी के साथ अभी विश्वासघात करने पर उतारू हो गया कि उन पर धन का नशा इस तरह छाया कि
उन्होंने बुद्धि विवेक का अपहरण हो गया और ताकाना पाकर वे उछले कूदले भी नहीं। घर लौटे तो उन्होंने बुखार आ गया और कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़े रहे। और 2 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक पर है, वो भी देखेंगे। तो बीजक मिलने के बाद प्रभुदास जी के मन में कौन से विचार आए? नहीं तो प्रभुदास ने पिता की निजता पर पर्दा डालने के से मुक्ति प्राप्त किया। तो हरिदास की मृत्यु के बाद गुप्तधन बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। वह सोचने लगे कि मेरे पिता नित्यपराय और सत्यवादी पुरुष थे, उन्होंने नियति बिगड़ गई तो मेरी क्या गिनती है। उनसे अपने पिता के घृण आचार पर पर्दा डाला और उस गुप्त धन के प्राप्त कर उसका उपभोग करने का निश्चय कर लिया। गुप्त धन प्राप्त होते ही प्रभुदास जी ने रुग्ण हो गए और जीवन में तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। अंत में मृत्यु से पहले उन्होंने वह धन उसी असली वारिस मगन सिंह को वापस कर दिया। इस प्रकार अपनी गलती सुधारी और मुक्ति के प्राप्त हो गए। बाद में बीजक हाथ लगने पर प्रभुदास ने मन में कौन से भले बुरे विचार आए, या बीजक हाथ लगते ही हरिदास के नियत कैसे बिगड़ गए। तो मगन सिंह की माँ ने बड़े भरोसे के साथ बीजक हरिदास को सौंप और बेटे को धन पहुँचाने का प्रार्थना की। तो पर धन की लालसा ने हरिदास की नियत बिगड़ गई। एक और उनका मन कहने लगा कि जिस अनाथ की मैंने बच्चे की तरह रक्षा की उसे साथ विश्वासघात करना यह मेरी निजता है। यह मैं धर्म का परित्याग नहीं करूँगा। पर दूसरे और उनका मन कहता कि देवता ही मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं, मैं मनुष्य हूँ। विचलित होता स्वाभाविक है। और इस तरह उन्होंने कृतकों ने विवेक को हरा दिया और बीजक के अनुसार मंदिर के चबूतरे के नीचे स्थित तहखाने के एक नक्शे के साथ वह तलाश करने लगे। तहखाना मिलते ही अचानक से वे बीमार 3 दिन तक हो और उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो उम्मीद है कि आपको लेसन सब पता चल गया होगा। तो अभी आपका होमवर्क क्या होगा? तो होमवर्क आपका होगा कि जैसे हमने इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में किया था वैसे ही अभी हिंदी को भी आपको वैसा ही करना है। हर एक जो आपका पार्ट है, मतलब ये गुप्तधन का फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर जहाँ से हमने क्वेश्चन एनालिसिस किया था, जो यहाँ पर था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको फिर से 10 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के निकालने हैं और वो लिख कर रखना है। ओके, तो जब आप लिख के रखेंगे तो उसका आपको आंसर मालूम होगा फिर से, और ये इस तरह से आपको पार्ट हो जाएंगे लेसन। ओके, वैसे दूसरा पार्ट भी कहाँ तक आपका सेकेंड क्वेश्चन ख़त्म होता है वहाँ तक फिर से 10 क्वेश्चन लिख के रखिए और वो लेसन पार्ट भी आपको फिर से याद हो जाएगा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो अपने आप वो पार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट के 10-10 क्वेश्चन निकालिए और आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, लर्न तो आपको हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अपने आप में कौन सा आपको शब्द आता है वो शब्द में आंसर लिखिए, मीनिंग पकड़िए और आंसर आपको चाहिए वैसा आप लिख सकते हैं। सिर्फ उसका मीनिंग और आंसर राइट होना चाहिए, मतलब स्टोरी राइट होना चाहिए। ओके, जो पूछा है उसका आंसर सही होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो दूसरे अगले वीडियो में मिलते हैं। तो टिल देन बाय, थैंक यू।